भारत माता की, भारत माता की। मुझे बताया गया कि 15 मिनट ही बोलना है। नहीं, आपको 20 मिनट। देखिए, बहनें हमें इंसेंटिव दे रही हैं क्योंकि मैंने 125 PIL में से ज़्यादातर PIL जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी पे किया है। पता नहीं लोग हमारे खिलाफ क्या क्या टैग करते रहते हैं। सच्चाई ये है कि मैंने ज़्यादातर पिटिशंस जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी पे किया है। और सबसे ज़्यादा PIL मैंने 42nd अमेंडमेंट है जो 76 में आया था, वैसे बिना चर्चा के आया था, बिना किसी डिबेट के आया था, लेकिन अच्छा आया था। वो उसमें दो चीज़ें जोड़ी गई थी। एक तो सेकुलर वर्ड जोड़ा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, और दूसरा शेड्यूल 7 के लिस्ट 3 में पॉपुलेशन कंट्रोल वर्ड जोड़ा गया था। तो पॉपुलेशन कंट्रोल की मेरी PIL चल रही है। मैं, चूँकि हमारे पहले वक्ता ने बाबा साहब का पूरा परिचय बता दिया, दूसरे वक्ता ने अमेंडमेंट बता दिया, मैं केवल एक अमेंडमेंट के ऊपर बात करूंगा, वो 46 अमेंडमेंट पे। सेकुलर वर्ड जो आया 46 अमेंडमेंट में, कुछ नया लेके नहीं आया। वो जो कुछ कहता है वो पहले से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। सेकुलर कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, वी हैव आर्टिकल 14। सेकुलर का मतलब नो डिस्क्रिमिनेशन, वी हैव आर्टिकल 15। सेकुलर का मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी, वी हैव आर्टिकल 16। सेकुलर का मतलब राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी फॉर एवरीवन, वी हैव आर्टिकल 21। सेकुलर का मतलब सबको इक्वल रिलीजियस राइट, वी हैव आर्टिकल 25। सेकुलर का मतलब इक्वल प्रॉपर्टी राइट, वी हैव। वो कुछ नया उसने जोड़ा नहीं। एक्चुअली वो देखे एकेडमिक वर्ड है वो। अगर वो आ गया तो उसने कुछ नया ऐड नहीं कर दिया, उसको निकाल दीजिए तो कुछ कम भी नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन एज इट इज है। लेकिन जो उसका दूसरा पार्ट आया, शेड्यूल 7 की लिस्ट 3 इंटी नंबर 20A, पॉपुलेशन कंट्रोल फैमिली प्लानिंग, उसको मैं बहुत काम का मानता हूं। भारत की 50% प्रॉब्लम्स का रूट काज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। मैं एक्सीडेंटल लॉयर, एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन, एक्चुअली मैं इंजीनियर था। बेसिकली मैं इंजीनियर था। इंजीनियरिंग करने के बाद ये फील्ड आपके सामने जो है अलग है। पिछले 25 साल से मैं प्रॉब्लम्स की रूट का एनालिसिस करता हूं। ज़्यादा नहीं, 2-3 पेपर पढ़ता हूं तो उसमें 3-4 मेन प्रॉब्लम्स की वाईफाई एनालिसिस करता हूं। ये हैबिट मेरी पड़ी जब मैं मारुति उद्योग में था। मारुति उद्योग लिमिटेड, अब तो मारुति सुजुकी हो गई, पहले इसका नाम था मारुति उद्योग लिमिटेड, गवर्नमेंट की कंपनी थी। मैं वहाँ पे इंजीनियर था। जापान के लोग आते थे तो जापान के लोग हर प्रॉब्लम का रूट का एनालिसिस करते थे। नट फेल हो गया, वाई एनालिसिस, ये मशीन बंद हो गई, वाई एनालिसिस। और फिर मुझे उनसे बात करके पता चला वो अपनी सारी सोशल प्रॉब्लम की वाई एनालिसिस करते हैं। हर प्रॉब्लम में वाई, नट फेल हो गया वाई, डिजाइन खराब थी वाई, वो जो कारीगर था उसने ठीक नहीं डिजाइन किया वाई, पता चला उसकी ट्रेनिंग में कमी थी। लाइक दिस मुझे समझ में आया कि भारत की 50% समस्याओं का जो रूट काज है वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। जब इस पे मैंने रिसर्च किया तो पता चला जमीन हमारे पास केवल कितनी है दुनिया की, जोर से बोलिए जरा, 2%। कितनी जमीन है? थोड़ा बोलिए यार, हम भाई भाई हैं। हाँ, बहने भी हैं। पानी हमारे पास 4% और जनसंख्या दुनिया की 20% हो गई। मैंने 500 कॉन्स्टिट्यूशन खरीदा। कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 7 में फ्लैग लगाया, सांसदों विधायकों को देना शुरू किया। हमने कहा देखो इसमें लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में पॉपुलेशन कंट्रोल फैमिली प्लानिंग। सांसद मिलते थे, मैं कहता था लोकसभा उठा दो, राज्यसभा उठा दो ये सवाल। विधायक मिलते थे, हम कहते भाई विधानसभा उठा दो। चूंकि कॉन्करेंट लिस्ट में है तो राज्य सरकारें कानून बना सकती है, केंद्र बना सकती है। और मैंने डिटेल रिसर्च किया तो पता चला महिलाओं के स्वास्थ्य का सबसे बड़ा दुश्मन है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। मैंने कई डॉक्टर से बात किया, गायनोलॉजिस्ट से बात किया, टीबी पे जो डॉक्टर है जो टीबी वगैरह देखते हैं उनसे बात किया, तो वो मुझे सारा बता रहे थे। ये जो आपको बीमारी दिख रही है इसमें ज़्यादातर वो हैं जिनके 5 बच्चे हैं, जिनके 8 बच्चे हैं, जिनके 10 बच्चे हैं। WHO भी अपनी अलग रिपोर्ट दे रहा है। फिर अल्टीमेटली मैंने PIL फाइल किया। भगवान की दया से सुप्रीम कोर्ट ने मेरी पॉपुलेशन कंट्रोल वाली PIL एडमिट कर लिया।
तो अब मामला थोड़ा पहिया आगे बढ़ गया, नहीं तो ठंडा पड़ा हुआ था। मैं इस अमेंडमेंट को सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं, 46 अमेंडमेंट को। दूसरा, सेकुलर वर्ड। सेकुलर का मतलब यह होता है कि मेरी 4 बेटियां हैं और उसमें से एक बेटी हिंदू से शादी करे, एक मुस्लिम से शादी करे, एक पारसी से शादी करे, एक ईसाई से शादी करे, तो शादी के बाद चारों के सिविल राइट, ह्यूमन राइट बदलने नहीं चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है। आज भी इवन शादी विवाह की उम्र समान नहीं है। एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, अगल बगल के फ्लैट में, एक की शादी की उम्र 18 साल है, दूसरे की 9 साल है। दिस इज हैपनिंग। और हम कहते हैं हम सेकुलर कंट्री। वो पीएल मेरी यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज वाली सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। जब वो एडमिट हो गई, फिर मैंने दूसरी पीएल फाइल किया। भाई ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स तो सबका समान होना चाहिए। किसी को आप कह रहे हो कि इम्पोर्टेंसी के आधार पर डिवोर्स मिलेगा, किसी को आप कह रहे हो कि बाचपन के आधार पर मिलेगा, किसी को कह रहे हो कोड होने पे मिलेगा, किसी को कुछ और कहने पे मिल रहा है। ग्राउंड्स डिवोर्स एक सेकुलर एक्टिविटी है, ये कोई मजहबी काम नहीं है, कोई रिलीजन का पार्ट नहीं है। तो दूसरी पीआईएल मैंने फाइल किया यूनिफॉर्म ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स पे। भगवान की दया से सुप्रीम कोर्ट में भी एडमिट हो गई। जब ये दोनों हो गई तो मैंने तीसरी पीआईएल फाइल किया यूनिफॉर्म वे ऑफ डाइवोर्स। तलाक सबका एक तरीके से हो। कोई मतलब नहीं रह गया कि हिंदू मैरिज एक्ट में कूलिंग पीरियड 8 साल, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में कूलिंग पीरियड 2 साल, और कहीं पे कूलिंग पीरियड का कोई मतलब ही नहीं। तलाक लेने का प्रोसीजर एक हो और तलाक लेने का तरीका भी एक हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बेटी की 2 बेटियां हैं, एक हिंदू शादी कर ले, एक मुस्लिम शादी कर ले। जो मुस्लिम शादी करे उसका तलाक मौखिक, जो हिंदू शादी करे उसका तलाक अलग रूट से, कूलिंग पीरियड 2 साल। तीसरी बेटी क्रिश्चियन शादी करे उसका तलाक अलग तरीके से और कूलिंग पीरियड 2 साल। वो पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में एडमिट हो गई। फिर मैंने कहा भाई गुजारा भत्ता, इसका तो नाम ही है गुजर बसर करने का मैटर, गुजारा भत्ता। ये सेकुलर चीज है। आदमी को अपने रहने के लिए चाहिए कुछ, उसमें भी भेदभाव। हिंदू है तो एक्स अमाउंट, मुस्लिम है तो वाई अमाउंट, क्रिश्चियन है तो जेड अमाउंट, पारसी है तो कुछ अलग अमाउंट। हम सेकुलर देश में रह रहे हैं, सेकुलर कंट्री में रह रहे हैं। सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही था, लेकिन अब सेकुलर वर्ड भी जोड़ दिया, फिर ये अलग अलग कैसे होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म मेंटेनेंस एलिमनी की मैंने पिटीशन फाइल किया, वो भी एडमिट हो गई। फिर मैंने कहा यूनिफॉर्म सक्सेशन इनहेरिटेंस, विरासत का अधिकार, वसीयत का अधिकार, प्रॉपर्टी का अधिकार, ये कैसे भेदभाव हो सकता है, वो पिटीशन भी एडमिट हो गई। तो अगर इन 5 पीआईएल को मिला दीजिए तो अपने आप में वो कॉमन सिविल कोड हो जाता है। और वो कॉमन सिविल कोड हमारी बहन बेटियों के लिए बहुत ज़रूरी है। कॉमन सिविल कोड का इशू कोई हिंदू मुस्लिम का इशू नहीं है। कॉमन सिविल कोड का इशू प्योरली जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी का इशू है। कॉमन सिविल कोड के बारे में अच्छा देखिए हो क्या रहा है। कॉमन सिविल कोड से हिंदुओं को कोई फायदा नहीं, लेकिन डिमांड कौन कर रहा है? ज़्यादातर कॉमन सिविल कोड का सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट मिल रहा है हमारे मुस्लिम बहनों को मिल रहा है, और अपोजिशन कहाँ से आ रहा है? वहीं से। मतलब गजब का। भाई यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज हो जाएगी, लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर होगी, तो फायदा किसको हुआ? हिंदुओं को ही। क्या हुआ? पहले 18 साल है, चलो 20 हो जाएगी, 21 हो जाएगी, 2 साल और बढ़ जाएगी। फायदा किसको मिलेगा? मुस्लिम बेटियों को, जिनकी शादी की उम्र 9 साल है। यूनिफॉर्म आपका दूसरा हुआ। तलाक लेने का तरीका कोर्ट के जरिए होगा, जैसे भी होगा, यूनिफॉर्म होगा, तो फायदा किसको होगा? मुस्लिम बेटियों का। गुजारा भत्ता सबको मिलेगा, किसको फायदा होगा? मुस्लिम बेटियों का। हिंदुओं को पहले ही मिलता है, उनको कुछ नया तो नहीं मिलेगा। मुस्लिम बेटियों को नहीं मिलता गुजारा भत्ता, तो उनको फायदा होगा। विरासत का राइट, वसीयत का राइट, प्रॉपर्टी का राइट, इक्वल राइट जब होगा, जब जेंडर न्यूट्रल होगा, किसको फायदा होगा? हिंदुओं को पहले है, वसीयत का अधिकार है, विरासत का अधिकार है, प्रॉपर्टी का अधिकार है, तो फायदा किसको मिलेगा? हमारी मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। इसलिए जो सेकुलर वर्ड आया है, सेकुलर का मतलब होता है जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल। जो भी राइट है, सिविल राइट और ह्यूमन राइट, इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये सबको मिलना चाहिए। इसी तरीके से जो मैंने कहा ना, दूसरा पार्ट इसका था 42nd अमेंडमेंट का, पॉपुलेशन कंट्रोल, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए, इस देश में लोगों की जल जंगल जमीन की समस्या, रोटी कपड़ा मकान की समस्या, गरीबी, भूखमरी, कुपोषण की समस्या, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन की समस्या और हेल्थ की समस्या, खासतौर पे बहन बेटियों की हेल्थ की समस्या बहुत हद तक ठीक हो जाएगी। वो ज़माना चला गया जब 5 बच्चे, 7 बच्चे, 8 बच्चे होते थे। हवा बदल चुकी है, पानी बदल चुका है, कुछ भी शुद्ध नहीं मिल रहा है। दूध पूरी तरीके से मिलावटी है, सब्जी मिलावटी है, फल मिलावटी, सब कुछ मिलावटी है। तो आज का टाइम नहीं है कोई जो है 5 बच्चा, 8 बच्चा, 10 बच्चा कर सके, वो ज़माना चला गया। और इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का नतीजा है कि आज की डेट में कुछ भी शुद्ध नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा। लॉकडाउन लगा 2020 में, सब कुछ बंद था। याद करिए पहला वाला लॉकडाउन, सब कुछ बंद। आपने कहीं सड़क पे दूध फैलते हुए देखा क्या? नहीं। जबकि उस समय सारे होटल बंद, चाय की दुकान बंद, शादी विवाह बंद, रेस्टोरेंट बंद, न कहीं पनीर बन रही थी, न कुछ छोड़ा, सब कुछ बंद था। उसके बावजूद तब जाके भारत को दूध मिला पीने वाला, तब जाके एक्चुअल में दूध मिला है। उस समय दूध कहीं सड़क, अगर एक्स्ट्रा दूध होता सड़क पे फेंका जाता, सड़क पे कहीं दूध नजर नहीं आया। इसका मतलब जब सब कुछ बंद कर दो, हमारे भारत में उतना ही दूध होता है कि आप होटल रेस्टोरेंट सब कुछ बंद कर दो, तब जाके लोगों को मिल पाएगा। यह सिचुएशन है। 70% दूध मिलावटी हो रहा है, यह सिचुएशन है। तो पॉपुलेशन, अगर हम 46 अमेंडमेंट इफेक्ट इंप्लीमेंट हो जाए, कॉमन सिविल कोड आ जाए और दूसरा अपना पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ बन जाए, तो मुझे लगता है भारत की बहुत सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। दूसरा एक विषय मैंने कहा 86 अमेंडमेंट। 86 अमेंडमेंट में क्या हुआ? कहा गया कि एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट। वैसे तो इम्प्लाइड था, आर्टिकल 21 का पार्ट था, लेकिन उसको अलग से ऐड कर दिया गया कि राइट टू एजुकेशन इज फंडामेंटल राइट। लेकिन आप जरा कल्पना करिए, क्या आज की डेट में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है क्या? आईआईटी का एग्जाम एक, इंजीनियरिंग का एग्जाम एक, मेडिकल का एग्जाम एक, एनडीए का एक एग्जाम, बैंक का एक एग्जाम, आईएएस का एक एग्जाम, पीसीएस का एक एग्जाम, सारे एक एग्जाम कॉमन, पेपर एक। सीबीएसई बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, आईसीएसई बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, यूपी बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, बिहार बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, दिल्ली के सरकारी स्कूल अलग पढ़ा रहे हैं। और सीबीएसई में भी जहां 20,000 रुपये फीस देते हैं वो अलग किताब पढ़ाते हैं, जहां 10,000 रुपये फीस देते हैं अलग किताब पढ़ाते हैं, जहां 5,000 रुपये देते हैं अलग किताब पढ़ाते हैं। ऐसे है कि नहीं? हमारे आपके बच्चे, आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाइए, सीबीएसई बोर्ड में दिल्ली के अंदर कम से कम 20 तरीके के आपको सिलेबस मिल जाएगा, 20 तरीके की किताबें मिल जाएगी। दिस आर्टिकल 16 अगर आप इंश्योर करना चाहते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, तो इस देश में जो 86 अमेंड हुआ राइट टू एजुकेशन, एक्चुअली हमें उसको राइट टू इक्वल एजुकेशन करके में मानना चाहिए। मेरी इसी पे पीआईएल चल रही है कि राइट टू एजुकेशन नहीं, वी हैव राइट टू इक्वल एजुकेशन टू इंश्योर इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी। आवर सिलेबस एंड करिकुलम मस्ट बी कॉमन। महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़े, गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, बंगाल वाला बंगाली में पढ़े, तमिलनाडु वाला तमिल, जिसमें पढ़ना है पढ़े। सिलेबस कंटेंट एक होना चाहिए, किताब एक होनी चाहिए, पढ़ने पढ़ाने का माध्यम भले अलग होना चाहिए। तो इसलिए मेरा और ये बहुत आसान है, चूंकि आप लोग सब लोग अधिवक्ता हैं, इसलिए मेरे बात बहुत आसानी से समझ लेंगे। पार्लियामेंट ने कानून बनाया राइट टू एजुकेशन, क्या बनाया? उसमें एक शब्द जोड़ दे, इक्वल, तो क्या बन गया वो? राइट टू इक्वल एजुकेशन। इसका मतलब पार्लियामेंट के पास कंपेटेंस है, एजुकेशन हमारे कंकरेंट लिस्ट में है, तो राइट टू एजुकेशन क्या बन गया? राइट टू इक्वल एजुकेशन। और उसमें हम जो उम्र है वो 14 साल है, उसको 2 साल बढ़ा दे, 16 साल कर दे, तो यानी 10वीं तक पूरे देश में सिलेबस एक हो जाएगा। ये लड़ाई मेरी चल रही है, मेरी पीआईएल इसी पे चल रही है। अनफॉर्चुनेटली बाद में राइट टू एजुकेशन सब पे लागू होता था, 2012 में अमेंडमेंट करके उसमें पर्टिकुलर स्कूलों को उससे बाहर निकाल दिया गया। वो अमेंडमेंट भी मैंने चैलेंज किया हुआ है, अगर आप गूगल करेंगे राइट टू इक्वल एजुकेशन अश्विनी उपाध्याय करके आपको डिटेल मिलेगा। तो ये 2 चीज़ बड़ी ज़रूरी है। एक 86 अमेंडमेंट आया जो राइट टू एजुकेशन, एक्चुअली वो राइट टू एजुकेशन है, लेकिन प्रैक्टिकली वो राइट टू इक्वल एजुकेशन है। हम ये कह रहे हैं वो राइट टू इक्वल एजुकेशन है, क्योंकि आप आर्टिकल 16 को कंप्लायंस दे ही नहीं सकते। रिजर्वेशन के सहारे आप भारत में कभी इक्वलिटी नहीं ला सकते। ये बाबा साहब एडमिट करते थे। एक्चुअल में इक्वलिटी आएगी जब मंत्री और संतरी के बच्चे की किताब एक होगी,
जब क्लर्क और कलेक्टर के बच्चे की किताब एक होगी, जब कांस्टेबल और कप्तान के बच्चे की किताब होगी, जब मेरे बच्चे की और मेरे ड्राइवर के बच्चे की एक किताब होगी, तब जाके आर्टिकल 16 जो कहता है इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी, वो कर पाएंगे। उसके पहले नहीं हो सकता। जब तक पेशकार, तहसीलदार, थानेदार और जज साहिबान इनके बच्चों की एक किताब नहीं होगी, तब तक क्लासेस जो बाबा साहब अम्बेडकर सबसे विरोधी थे, वो हम लोग बार बार सोचते हैं कि वो कास्ट के विरोधी थे, कास्ट नहीं, वो क्लास के विरोधी थे। बाबा साहब अम्बेडकर क्लास के विरोधी थे। आप उनका, और जो मैंने अभी चर्चा किया 1937 में बॉम्बे असेंबली में वो बहस कर रहे थे। अब बहस क्या मतलब, असेंबली के मेंबर थे ना, उसमें उस समय उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल की बात किया था उस समय। और अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देखिए, अगर हम बाबा साहब को थोड़ी देर 2 मिनट के अंदर अगर आपकी इजाजत हो थोड़ा बाबा साहब पे फोकस कर देते हैं। आर्टिकल 47 में नशाबंदी, शराबबंदी को सबसे ज्यादा फोकस करने वाले बाबा साहब थे। उन्होंने कहा था कि नशाबंदी, शराबबंदी करिए, नहीं तो हमारे न कभी हमारी बहन बेटियां खुश हो पाएंगी और हमारे दलित भाई तो कभी अच्छी जिंदगी जिता ही नहीं पाएंगे। ये उनका बहस है उसमें 47 के बारे में। इसलिए आर्टिकल 47 का सेकंड पार्ट जो आया, जो नशाबंदी शराबबंदी के लिए डायरेक्टिव आया, उसी में आया। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आर्टिकल 44 है, एक्चुअली आर्टिकल 35 था। बाबा साहब कह रहे थे इसको आप फंडामेंटल राइट बना के रखिए, और वो फंडामेंटल राइट बन भी गया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड ओरिजिनली आर्टिकल 35 बनाया गया था, लेकिन बाद में कुछ ऐसे विवाद हुआ, फिर बोला हमारे पास टाइम नहीं है, कुछ लोगों ने कहा इतनी जल्दी में हम नहीं कर पाएंगे, कानून नहीं बना पाएंगे, तो उन्होंने उसको रीनंबर करके 44 बना दिया। अदरवाइज एक्चुअली कॉमन सिविल कोड आर्टिकल 35 था। तो समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता, जनसंख्या नियंत्रण, ये हमारा संविधान भी कहता है, और ये बाबा साहब का बहुत प्रिय सब्जेक्ट था। लेकिन आप इसको भी समझिए, ये कोई पहली बार नहीं आया या हमने किसी दूसरे देश से सीखा, ऐसा नहीं है। आपने कभी सोचा राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की एक ही एक पत्नी क्यों थी? राम की एक पत्नी, लक्ष्मण की एक पत्नी, भरत की एक पत्नी, शत्रुघ्न की एक पत्नी। उसके पहले तक पॉलीगैमी थी। उसके पहले तक पॉलीगैमी थी। राजा दशरथ ने 3 विवाह किया था। कभी आपने सोचा कि चारों भाइयों ने एक एक विवाह क्यों किया? मानव इतिहास में सबसे पहले, इसलिए हम लोग कृष्ण राज्य की बात नहीं करते, युधिष्ठिर राज्य की बात नहीं करते। जब भी बात करते हैं किसकी करते हैं? जोर से बोलिए भैया, राम राज्य की। 5 मिनट राम राज्य के ऊपर मैं बताना चाहूंगा और संविधान से आपको कनेक्ट करना चाहूंगा। मानव इतिहास में सबसे पहले पॉलीगैमी को बैन करने वाले, एक पति एक पत्नी का नियम ले आने वाले भगवान राम हैं। वाल्मीकि रामायण में इसका जिक्र है। वाल्मीकि रामायण हम लोग पढ़ते कम है, वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा हुआ है। उस समय दुनिया का कोई ऐसा राजा नहीं था जो भगवान राम को अपना दामाद नहीं बनाना चाहता था। और पहला छोड़िए भैया, हमारी दूसरे में हमारी बेटी ले लो, तीसरे में हमारी बेटी ले लो, कोई ऐसा राजा नहीं था जो भगवान राम को दामाद। लेकिन बोले नहीं, हमने डिसाइड किया है हमारे राज्य में सब एक पति एक पत्नी का नियम पालन करेंगे, और चूंकि प्रजा को पालन करना, इसलिए पहले सबसे पहले हम चारों भाई पालन करेंगे। मानव इतिहास में सबसे पहले पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लाने वाले भगवान राम हैं। राम के 2 बच्चे, लक्ष्मण के 2 बच्चे, भरत के 2 बच्चे, शत्रुघ्न के 2 बच्चे। हम लोग थोड़ा वाल्मीकि रामायण पढ़ते नहीं, अपने वेद को पढ़ते नहीं है, इसलिए आखिर न 1 न 3, चारों भाइयों में न किसी को 1 बच्चा हुआ, न किसी को 3 बच्चा क्यों हुआ? 2 ही 2 क्यों हुए? सबसे पहले वो पॉलिसी लाने वाले थे भगवान राम। और चूंकि प्रजा को पालन करना है, इसलिए पहले हमें लैंडमार्क देना है, हम पहले इसको फॉलो करेंगे। तीसरा, मानव इतिहास में सबसे पहले कॉमन एजुकेशन सिस्टम लाने वाले भगवान राम हैं।
भगवान राम के पहले तक गुरुकुल 2-3 कैटेगरी के होते थे। एक होते थे राजाओं के, राजकुमारों के लिए, एक होते थे क्षत्रियों के लिए, उसमें सेनापति के बच्चे पढ़ते थे, एक था ब्राह्मणों के लिए, बाकी और सबके लिए। भगवान राम ने तय किया उस अखंड भारत में जिसके भगवान राम राजा थे कि सभी गुरुकुल में सब पढ़ेंगे और सभी गुरुकुल का सिलेबस और करिकुलम कॉमन होगा। ये मानव इतिहास में इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले लाने वाले भगवान राम हैं। तो कॉमन एजुकेशन, और उसके पहले तक सजा का प्रारूप भी अलग अलग था। उसके पहले तक सजा का प्रारूप अलग था। उसी अपराध में ब्राह्मण को 4 गुना सजा मिलती थी, क्षत्रिय को 3 गुना मिलती थी। ये कैटेगरी थी। उस सजा को कोडिफाइड करने वाले भगवान राम है। सबको एक समान सजा मिलेगी। और सोशल जस्टिस का सबसे नायाब तरीका भगवान राम ने दिया था। भगवान राम के दरबार में जो सिटिंग अरेंजमेंट था वो 1 2 3 4 का था। एक ब्राह्मण, 2 क्षत्रिय, 3 वैश्य, 4 दलित भाई, ये रेशियो था। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिनका वाल्मीकि रामायण में जिक्र है, कि मैं कोई अपनी मानसिक कल्पना नहीं बता रहा हूं आपको, वो बातें बता रहा हूं जो लिखी हुई है। तो बहुत सारी चीजें जो हम लोग कहते हैं बार बार कि राम राज्य, और राम राज्य की बात करते हैं कम्युनल, अरे यार तो राम राज्य की बात करते हैं। हमारा संविधान भी राम राज्य ही चाहता है। हम जिस राम राज्य की बात करते हैं वो वास्तव में संविधान भी वही कहता है। इसीलिए जब संविधान बना था तो उसके प्रथम पेज पे राम दरबार था। संविधान के प्रथम पेज पे क्या था? राम दरबार। बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, बहुत कुछ अपनी सभ्यता, अपने पुराने उसे सीखने की जरूरत है। लेकिन मेरा ये मानना है 2 चीजें जरूर हो जाए। एक, इस देश में समान शिक्षा हो जाए, मंत्री संतरी क्लर्क कलेक्टर के बच्चे की किताब एक हो जाए। उससे वास्तव में, जैसे हमारे भाई साहब हैं, अब ये काबिल हो गए, ये पढ़ा लेंगे, ये अपने बच्चे को डीपीएस में पढ़ा लेंगे, मतलब 20,000 रुपये फीस देके भी पढ़ा लेंगे। लेकिन वो हमारे गांव का अंतिम छोर पे बैठा हुआ जो 200 रुपए का मनरेगा दे के काम करता है, उसके बच्चे की वो किताब नहीं हो सकती। तो अल्टीमेटली क्या होगा? कोचिंग। तो भाई साहब तो कोचिंग करा लेंगे अपने बच्चे की, अच्छी से अच्छी कोचिंग करा लेंगे, 4-5 लाख रुपए देके फिटजी उटजी सब करा लेंगे। वो जो मनरेगा में काम करने वाला कैसे करेगा? तो ये एजुकेशन सिस्टम कितना बर्बाद है, इसका नतीजा मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। आप कल्पना कर लीजिए कि आईआईटी में, मेडिकल में, आईएएस में, आईपीएस में बिना कोचिंग किए वाले कितने आते हैं? वही आते हैं जो कोचिंग करते हैं, और कोचिंग में सबका सिलेबस कॉमन है। आप फिटजी कराइए, आईआईटी कराइए, जेई करिए, सिलेबस सबका कॉमन है। तो हो क्या रहा है, हम प्राइमरी में, सेकेंडरी में अलग अलग सिलेबस पढ़ा रहे हैं, और बाद में वो कोचिंग वाला सबको एक कॉमन एजुकेशन दे रहा है। तो कोचिंग माफियाओं का दबदबा है, एजुकेशन माफियाओं का दबदबा रहा अभी तक। शायद इसीलिए अब तक इस देश में राइट टू इक्वल एजुकेशन नहीं हो पाया। भगवान ने चाहा, जागृति होती रही, आप सब लोग इसी तरीके से सेमिनार कॉन्फ्रेंस करते रहे, तो बहुत जल्द इस देश में कॉमन एजुकेशन भी होगा, कॉमन सिविल कोड भी होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल भी होगा, और राम राज्य आएगा, ऐसा हम पूरा मानते हैं। अधिवक्ता परिषद ने ये कार्यक्रम किया, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। भाई हमारे जलज जी ने हमें बुलाया विशेष रूप से, उसके लिए आपका धन्यवाद। आपने इतनी देर सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान ने चाहा फिर कभी मुलाकात होगी, आज समय का अभाव है इसलिए बात खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।